हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं कि जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसके लिए टेस्ट का इंतजाम भी किया गया है। तो पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक अच्छे से देखिए, क्योंकि बीच बीच में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, उस पर आधारित भी प्रश्न हमने यहाँ पर में रखे हुए हैं। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे मोटिवेशंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ाई करने में और ज्यादा मजा आ जाएगा। हो सकता है कि आप इतने ज्यादा पढ़ाई में डूब जाए कि अब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर में करीब करीब 1000 बच्चों ने सेशन को लाइक कर चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। ये पूरे वो बच्चे हैं जिन्होंने एनर्जी दी है। अपने टेलीग्राम, फेसबुक, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे और पूरा सेशन देखेंगे, क्योंकि आपको टेस्ट मिलने वाली है इस सेशन के ऊपर में बेस्ड। एक एक जो पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा उसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों की टेस्ट रहेंगी। ठीक है, रेडी है आप सभी लोग? चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी 2025 के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, जो 20 तारीख को हुई है। प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर में भारत की रैंकिंग कौन सी है? अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देख रहे हैं टकटकी लगाकर। यहां पर मैं देखिए आप लोग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग 151 है। ठीक है, अब देखिए दानिश सर ने आपको पढ़ाया था 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने। तो क्या ये बात एक बार फिर से प्रूफ हो गई है कि हम जब भी पढ़ रहे हैं, यहां पर मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ा रहा हूं, चाहे आपको यहां पर मैं हो, पेड क्लास में हो, हर एक चीज जहां पर मैंने आपसे कहा है कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हो कि ये एलडीसी के एग्जाम के अंदर में आया आपका 20 तारीख को, अभी जस्ट। ठीक है, कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले आया ये आप भी देख सकते हो। ओके, तो यहां पर मैंने आपको बताया था 151वें नंबर की रैंकिंग है। सारी की सारी चीजें पढ़ाई थी कि पहले 159 नंबर पे था, फिर 151 नंबर के ऊपर में आया इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप यहां पर मैं देख सकते हो, सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। नाउ ये क्लास आप लोगों को देख भी सकते हो, ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लिखा भी था। सभी बच्चे लिख देंगे 180 कंट्रीज में से भारत की रैंकिंग कितनी है। जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, और कमेंट के अंदर में मेरे को हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। टीम प्लीज देखते रहिएगा कि कौन कौन बच्चा यहां पर मैं आंसर कर रहा है। हर एक बच्चे ने कमेंट में लिखना चाहिए, भारत की 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी रैंकिंग है। आप लोग ये भी मुझे बता देंगे फ्रेंड्स कि जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब आता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब आता है, ये आप लोग लिख देंगे कमेंट में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीटों का उल्लेख है? आप देखिए, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी एलडीसी 2025 में 20 तारीख को आया क्वेश्चन। ठीक है, आप यहां पर मैं खुद देख लीजिए, मैंने पेड क्लास में पूरा रिट का एक चैप्टर आपको पढ़ाया है अलग से। ठीक है, और मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ये पेड क्लास के अंदर में टाइप्स ऑफ रिट आपको पढ़ाते हुए दानिश सर। ठीक है, आपको बताया सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल के राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकती है, और सेम राइट्स हाई कोर्ट को भी है। ये हमने देखा था 5 प्रकार की रिट्स है। देखिए यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार की रिट्स जो है जारी की जा सकती है कोर्ट्स के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किसी भी चीज के लिए हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट्स है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास में ये अधिकार है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। 226 के तहत ये प्लीज ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिखेगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों रिट्स जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट्स होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं रिट्स सारी की सारी रिट्स के ऊपर में एक सेशन ले लूं, तो मुझे बताइएगा, और पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, एक टेस्ट हम लोग इसके ऊपर में कंडक्ट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर में 5000 प्लस हो जाते हैं, अभी आप लोग शेयर करते हो, तो मैं कल आप लोगों के लिए पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर में रिट्स पढ़ा दूंगा 8 बजे कल। पूरा रिट्स आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। तो हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी से शेयर कर देगा। ठीक है, नाउ बिहार दिवस कब मनाया जाता है? भाई सिंपल सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से बता देंगे आप लोग। आपके पास से 5 सेकंड है, 1 2 3 5। ठीक है, चलो 4 भी हमने स्किप कर दिया। 20 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। बिहार एलडीसी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर में सारी की सारी पूरी जो है आप लोगों को मैंने कथा सुनाई थी इसके ऊपर में। ठीक है, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य के अंदर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 मार्च को, और ये प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 1912 को। तो 22 मार्च 1912 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि भाई कंफर्म हो गया कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग किया जाएगा बंगाल से। ठीक है, 1912 में।
और 1 अप्रैल को ये लागू हुआ था। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 22 मार्च को जो है बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग करने की जो है घोषणा जारी हुई थी। ठीक है, पटना उसकी कैपिटल रहेंगी, ये बोला गया था। ठीक है, और बिहार का मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार किसको बोला जाता है, आधुनिक बिहार का वास्तुकार किसको माना जाता है, ये जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो आप लोग सभी के सभी लोग। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जल्दी से हर एक बच्चा लिखेगा। ठीक है, आधुनिक बिहार का वास्तुकार किसको मानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी को मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट के अंदर में। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नाउ 2025 में बिहार में कितने जिले, कितने लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में जाऊं। आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं हम लोग बिहार के सारे जिले पढ़ रहे हैं। प्लीज टीम वो लगा दीजिएगा एक बार जल्दी से। ठीक है, बिहार के सारे 9 प्रमंडल, ठीक है, और 25 के 25 जिले हम लोग पढ़ रहे हैं पेड क्लास के अंदर में। यहाँ पर मैं पूरा कितने जिले, भाई अब बताओ, हम जब एक एक जिला जब पढ़ ले रहे हैं कोर्स के अंदर में, तो क्या 38 जिले ये नहीं पता होगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि एक आप अगले 30 सेकंड तक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से पूरा का पूरा पॉइंट समझे आप लोग। ठीक है, जब बिहार को अलग किया गया झारखंड से, ठीक है, तब कितने जिले थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो तब 37 जिले थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तब कितने जिले थे, 37 जिले थे। प्लीज इसको याद रखना है, जब अलग हुआ था बिहार तब 37 जिले थे। तो बिहार के पास में थे 37, ठीक है, उस समय में, और झारखंड के पास में कितने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड को कितने मिले थे। तो झारखंड को उस समय में कितने मिले थे फ्रेंड्स, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी कितने हैं झारखंड के पास में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार के पास में 38 थे, एक जिला जोड़ा गया, वो है अरवल। ठीक है, अरवल, ठीक है, अरवल, ये याद रखना है आप लोगों ने। 38वें नंबर का जिला बना था, तो अब टोटल 38 है। ये क्वेश्चन इसीलिए आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तब कितने जिले थे, ये क्वेश्चन अगर बने आप लोगों से, ठीक है, नवंबर सन 2000 के अंदर में, तो 37 जिले थे। सबसे बड़ा सबसे बाद में कौन सा बना है, ठीक है, अरवल बना है। अभी झारखंड के अंदर में कितने जिले, जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में 38 जिले है, सबसे नया 38वें नंबर का जिला अरवल है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 38वें नंबर का जिला। ठीक है, 26 अगस्त 2001 को बना था अरवल, 38वें नंबर का जिला था अरवल। ठीक है, ये बना था 26 अगस्त, ठीक है, 2001 को। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 5000 का टारगेट है हमारा, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। मैं सारे के सारे रीड्स आप लोगों को कल करवा दूंगा, 5000 लाइव और 5000 लाइक्स का। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए, और शेयर कर दिया तो जल्दी से लिख देंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको पढ़ाई है मैंने, बिहार के गठन के, झारखंड के गठन के बाद में बिहार में कितने जिले बचे थे। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज पढ़ाई है आपको। और ये सारी पीपीटीज आपको पेड क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करवा दी गई थी। तो जो बच्चे पेड में हैं उन लोगों को और ज्यादा डबल उनको मिल गया था। 45 बीपीएससी के अंदर में आया था क्वेश्चन। चलिए, तो आपको ये जिले और ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स, 9 प्रमंडल, ठीक है, 38 जिले, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। और जो बिहार एसआई का कोर्स है आपका, बिहार एसआई का जो अभी आया है, उसके अंदर में आपको पता ही है कि केवल 499 रुपीज में पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 90 टेस्ट मिल रही है, 90 मॉक टेस्ट। आप सोचिए फ्रेंड्स, ठीक है, 90 मॉक टेस्ट, एक टेस्ट कंप्लीट कोर्स के साथ साथ में, और ये वाला कोर्स भी आपको उसमें फ्री मिल रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं, ये केवल फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, 499 प्राइस बिहार एसआई के लिए, तो आप लोग ज्वाइन उसमें हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं, पल्सर, ठीक है, देखिए पल्सर क्या होते हैं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स आप लोगों ने। ये ऐसे रोटेटिंग स्टार्स होते हैं जो बहुत तेजी से गोल 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 घूमते हैं। ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, और साथ साथ में ना जो है रेज छोड़ते हैं। ठीक है, रेज छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें चमक दिखाई देती है उनकी। हम उस चमक को मेजर भी कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हमारे टेलीस्कोप से। ठीक है, उनकी रेज जो रहती है ना, सब बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं वो। तो बहुत तेजी से जो घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से, एक्सट्रीम तेजी से घूम रहे होते हैं वो। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनमें से रेज निकलती है। तो बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, जिनमें से रेज निकलती है, उस रेज को ही पल्सार बोला जाता है। इसी वजह से वो उनको, उन न्यूट्रॉन स्टार्स को ही हम पल्सार बोल देते कई बार। ठीक है, पल्स निकलती है टाइप का, पल्स टाइप की रेज निकलती है उसमें से। जैसे कैसा होता है आपकी पल्स, जैसे देखिए धक टक 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 आवाज आती है ना, वैसे ही वो रेज बन चालू बन चालू बन चालू बन चालू, पल्स टाइप की रेज निकलती है उनमें से, बन चालू होती रहती है। इसी वजह से ये बोला जाता है। ठीक है,
चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए ये बोला गया कि हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन झारखंड वाज फॉर्म्ड, बिहार के गवर्नर कौन थे जब झारखंड बनाया गया था। आप मुझे बता दीजिए कि चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय में, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में वीसी पांडे जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, उस समय में थे विनोद कुमार पांडे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना कि बिहार के गवर्नर कौन थे झारखंड के समय में, ठीक है। उस समय में कौन थी चीफ मिनिस्टर कौन थी, राबड़ी देवी, ठीक है, राबड़ी देवी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थी। और राबड़ी देवी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है बिहार की, ये याद रखना है आप लोगों ने। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जब झारखंड का गठन हुआ उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे। कितने बच्चे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो आंसर कर पाए इसमें, ठीक है। चलिए 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1500 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक भी कर दिया जल्दी जल्दी से, ठीक है। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है 1500 का। इस पहले टारगेट में कितने बच्चों ने अपना योगदान दिया है, हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। 5000 का हमारा टारगेट है फ्रेंड्स, 5000 बच्चे लाइव होने चाहिए, तो मैं कल आप लोगों के लिए पूरा का पूरा रीच सारा का सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय में, ठीक है। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहां पर में जाकर मिल जाती है, बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को प्राउडली बता सकता हूं कि ये सारा हम लोगों ने रिवर वाले चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, पेड क्लास में। सिंधु नदी में कहां पर में मिलती है, चिनाब नदी। तो फ्रेंड्स चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु नदी के अंदर में आकर मिलती है मिठानकोट नाम की जगह पे, पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब ये मिल जाती है ना ये चिनाब नदी, उसको पंचनद भी बोला जाता है, क्योंकि पांचों नदियां एक साथ मिल जाती है इसके अंदर में, मिठानकोट नाम की जगह के ऊपर में। ये यहां पर में आप लोग देखिए, ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहां से आ रही है सिंधु नदी, ये आ रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। यहां से आप लोग देख सकते हो ये झीलम नदी है जो चेनाब के अंदर में मिल गई है, चेनाब नदी है, ठीक है। ये आ रही है आपकी रावी नदी, वो भी चेनाब में मिल गई है, अभी भी चेनाब ही चल रही है। ब्यास नदी जो है वो भी मिल चुकी है सतलज में, ये सतलज भी आके मिल गई चेनाब में। अब ये चेनाब जो है इसका नाम पड़ चुका है पंचनद, क्योंकि चेनाब में सारी नदी आकर मिल गई चेनाब में, ये पंचनद जाकर मिल जाती है मिठानकोट के अंदर में, सिंधु नदी के अंदर में। तो सिंधु नदी में पांचों नदियों का पानी एक साथ जाता है, पांचों नदियों का पानी एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग आके मिल रही है। सोचो आप लोग, इमेजिन करो, इमेजिन करो मेरे साथ, आपका देखो इमेजिन करने से मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। आप इमेजिन करो झीलम नदी आई, ठीक है, इधर से चेनाब आ रही थी, उसमें जाके मिल गई, झीलम का खेल खत्म, झीलम का नाम खत्म, अब चेनाब नदी आगे जा रही है। इधर से रावी नदी आई, ठीक है, रावी नदी भी चेनाब में मिल गई, रावी का भी नाम खत्म, अब चेनाब में मिल गई है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर से इधर से ब्यास नदी सतलज में मिल गई, ब्यास का नाम खत्म, अब सतलज नदी। अब वो जो चेनाब नदी थी जिसमें झीलम और रावी का पानी मिला हुआ है, ऑटोमेटिकली सतलज भी जाके चेनाब में मिल गई, ठीक है। तो चेनाब नदी ने सबका पानी अपने अंदर में सोख लिया है, ठीक है, और चेनाब नदी फिर पंचनद के नाम से जाकर मिलती है इंडस नदी में। ये बस ऐसा ही है, ठीक है, कि अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, देखी जब छवि पी की तो मैं अपनी भूल गई, वही वाला काम है कि भाई जो जो भी जा रहा है चेनाब के पास में सब अपना भूल जा रहा है, ठीक है, और चेनाब का हो जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में तटीय राज्यों की संख्या क्या है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। 72वीं बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जय श्री राम जी, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं यहाँ पर में, एईडीओ की क्लासेस के लिए भी जो है यहाँ पर में, जी हाँ, एईडीओ के अंदर में भी आप लोगों का सारा होने वाला है, इसीलिए कह रहा हूं मैं आपसे, जितने भी बच्चे एईडीओ के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, एसआई के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है ये। मैं तटीय राज्यों के साथ में आप उनका नाम भी बताएंगे मुझे, जो बच्चा सारे नाम बता पाएगा वही इस क्वेश्चन का 1 नंबर काउंट करे अपने अंदर में, अदरवाइज ना करे, ठीक है। 1 नंबर तभी काउंट करे जब सारे राज्य के नाम बता पाए, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा वाला राज्य तट नहीं है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आ रहे हैं, गुजरात होना चाहिए आपका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये अरब सागर के साथ साइड वाले हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 5 राज्य जो है ये अरब सागर को टच करते हैं। वही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहां पर में तमिलनाडु राज्य, क्योंकि पुदुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, ये 4 राज्य आप लोगों के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। तो ये 9 राज्य ऐसे है। अगर आप लोगों से बोला जाता, यहां पर मैं ये क्या लिखा है जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे,
क्या लिखा है ये, ताकि आपको एग्जाम के अंदर में फोकस अच्छे से हो आप लोगों का। क्या लिखा है वो, स्टेट्स लिखा है, राज्य, इसीलिए आंसर 9 होगा। ठीक है, अगर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी बोला होता, स्टेट प्लस यूटी बोला होता, तो आंसर क्या होता आप लोगों का, ये भी बताइए मुझे। ठीक है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है जो तट सीमा साझा करती है। देखिए, ये दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई, ये लक्षद्वीप हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पुद्दुचेरी हो गई, और यहाँ हो गया अंडमान निकोबार। तो 4 यूनियन टेरिटरीज भी है, 4। भाई 11 कैसे होगा, 9 और 4 13 होता है ना। ठीक है, ओके। कैसे 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 कैसे, ठीक है, 11 वालों तुमको कभी दुनिया माफ नहीं करेंगी। 9 और 4 आप लोग कहां से 11 लगा रहे हो। देखिए 9 राज्य है, ठीक है, और 4 यूनियन टेरिटरीज, ये एक दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप खुद अपनी उसके पास में तट रेखा है। ठीक है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, 4 हो गया। 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 11 होते हैं क्या। हाँ, ये 9 और 4 11 वालों को 11 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। हमारा 5000 का टारगेट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है सारे के सारे लोग जो है सेशन को शेयर करते रहेंगे, ताकि हम लोग 5000 के टारगेट तक पहुंच सके, और हम कल रीट वाली सारे के सारे क्वेश्चन कर सके। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, ठीक है, हमें कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में चलना है हम लोगों को। चलो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का 2023 के अंदर में। और अभी आपको बता दूं, यूपी एसआई का कोर्स आया है, केवल पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए केवल 499 में पूरा का पूरा 90 मॉक टेस्ट के साथ में, 90 मॉक टेस्ट के साथ में, ठीक है, फ्री। बाकी जो बच्चे रहेंगे उन लोगों के लिए फिर अलग जो है उसकी प्राइसिंग हो जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ से दक्षिण में आते हैं, चलो आएंगे हम लोग, आ जाइए जी। ठीक है, सातपुड़ा पर्वत कहीं तो भी यहाँ पर में है, सातपुड़ा, विंध्या, ठीक है, ये सातपुड़ा है, ये विंध्या कहीं तो भी इसके ऊपर में है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने, काराकोरम लद्दाख है, काराकोरम लद्दाख। ठीक है, कल जाएंगे झांसकर, ठीक है, पीडीएस पीर पंजल, धौलाधर, और फिर शिवालिक जाएंगे पीडीएस लेने। तो धौलाधर पहले है, फिर शिवालिक है, तो हमको उत्तर से दक्षिण की तरफ में आना है। ठीक है, तो वो यहां पर में धौलाधर पहले आएंगी, धौलाधर रेंज, फिर शिवालिक रेंज आएंगी, फिर विंध्या आएंगी, फिर सातपुड़ा आएंगी। ठीक है, तो धौलाधर 2 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है, शिवालिक आप लोगों का 4 नंबर पे दिया हुआ है, विंध्या आपका 3 नंबर पे दिया हुआ है, सातपुड़ा 1 नंबर पे दिया हुआ है। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है, जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। ठीक है, मेरे बताने के पहले हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा। आज आप लोगों का फ्रेंड्स एक और जिला मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं पेड क्लास के अंदर में, जो हम 38 जिले पढ़ रहे हैं, और आज मैं आप लोगों का पटना और नालंदा की रिवीजन भी कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, उसके रिवीजन क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज उससे पहले पढ़कर आइएगा आप लोग, क्योंकि मेरा मेरा मेन मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोगों को सारे जिले करा दे। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों का पेपर क्लियर होना चाहिए, आप लोग टॉप रैंकर्स में आने चाहिए। जो बच्चा टीचिंग परीक्षा से पढ़ रहा है उसका नाम मेरे को न्यूज़पेपर के अंदर में चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। ये पूरी की पूरी एचडी इमेज आपको पेड क्लास में प्रोवाइड करवा दी गई है। निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है, कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। हमने 50 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं भारत के साथ में लगने वाली सीमा के। जितने भी स्टूडेंट है पेड क्लास में हाथ ऊपर करके बता दीजिए, किया गया नहीं किया गया आप लोगों को। ठीक है, ओके, आप लोगों का ये किया गया है 50 क्वेश्चन आप लोगों को, कि नेपाल मतलब नेपाल भूटान, जो अलग अलग हर तरह से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, जो सोच सकता है इंसान, ठीक है, जो एग्जामिनर सोच सकता है, हर तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए। देखिए बच्चे हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं 50 क्वेश्चन। अब बोलो एग्जामिनर को कि भाई तू पूछ के बता क्या पूछता है तो तू। ठीक है, तो किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है, नेपाल के साथ में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश जो है बिहार की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, वो काली नदी का नेपाल के साथ में झगड़ा भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की लगती है, और सिक्किम की लगती है। ठीक है, झारखंड की सीमा किसी भी बाहर के देश के साथ में लगती ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और दूसरी चीज, भाई भूटान हमारा राज्य कब से हो गया। जिन लोगों ने 1 आंसर लगाया है या ए लगाया, भाई ये तो सोच लेते कम से कम भूटान हमारा तो है। और ये पंजाब कहाँ चला गया, नेपाल और पंजाब कहाँ अपोजिट कोनों में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बीपीएससी टीआरई में आया क्वेश्चन आप लोगों का, ध्यान से समझिए, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा मेरे बताने से पहले पहले लिख दे। चलिए
आप लोग जो है फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में नाम लगाना स्टार्ट करिए। मेरे बताने से पहले पहले हर एक बच्चा नाम लिखेगा ताकि प्रैक्टिस हो, मसल मेमोरी में स्टोर हो जाए। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, यहां पर मैं आप देखोगे फ्रेंड्स ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, यहां पर मैं आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और यहां पर में है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। भूटान हमारा देश नहीं, भूटान हमारे राज्य नहीं है ना, भूटान अलग देश है। ओके, तो इस तरीके से कितने राज्य हो गए, टोटल कितने हो गए, ये भी मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। 2000 लाइक्स के बहुत पास में हम लोग पहुंच गए, बहुत तेजी से आप लोग कर रहे हो, 5000 की तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने भी अपना योगदान दे दीजिए दिया है वो समझ जाइएगा कि आपकी वजह से ये सेशन हो रहा है और आपकी वजह से ये कल का भी सेशन होगा, ठीक है। तो 5 राज्य है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलो, तो 5 राज्य है नेपाल के साथ में, और लगभग लगभग 1850 किलोमीटर की हम लोग उसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना है आप लोगों ने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? पर्वतीय चोटी नहीं है, मतलब वो उस राज्य में नहीं है जिसकी बात हो रही है, सिंपल सा यही मतलब है इसका। देखिए फ्रेंड्स, ये अबोर जो है ना, ठीक है, बहुत ही फेमस है। अबोर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, झारखंड के अंदर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, झारखंड के अंदर में नहीं है, ठीक है। वही मैं दूनगिरी की बात करूं आप लोगों से, तो ये उत्तराखंड के अंदर में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में मिकिर रेंज जो है आप लोगों की, मिकिर, ये आसाम के अंदर में ही लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद में जो ये नियमगिरी है, नियमगिरी, ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर में ही मिलेगी, उड़ीसा के अंदर में। और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, एज इट इज रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन में पूछा है वो याद कर लो। 2 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 2000 से, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे, अबोर अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड में, अबोर, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स और डाफला हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वाली पहाड़ियां है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, और ये है डाफा बम, जिसको डाफा बम बोला जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ही है, लेकिन ये म्यांमार के साथ में सीमा साझा करती है। पटकाई बम कहां पर में है, ठीक है, ये भी आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, पटकाई बम, ठीक है। सारामती, ठीक है, नागालैंड में, सारा का सारा नागा नागा हो गया था, पता है ना आप लोगों को, नागा हिल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है। तो अबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड के अंदर में। अबोर हिल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अबोर हिल्स कहा है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अबोर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। चलो एक क्वेश्चन बना देते टीम, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, मीरी हिल्स, डाफला हिल्स कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो बता देना कि कहां पर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से? ठीक है, अब ये गंगा आई है, गंगा आई है, ठीक है। अब ये गंगा जब जा रही है तो ये है उसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ही आप इसको नॉर्थ साइड भी बोल सकते हो उसका, ठीक है। और इधर साइड है इसका राइट हैंड साइड, ठीक है, इसी को आप साउथ साइड भी बोल सकते हो, साउथ साइड, दक्षिणी भाग। तो कोसी नदी जो है ये तो उसके उत्तर से आके मिलती है उसमें, गंडक नदी भी उसके उत्तर से आकर मिलती है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गई। और यहां पर मैं बोला है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो उसके दक्षिण से आकर मिलती है, दक्षिणी किनारे से, इनमें से, ठीक है। अरे कोसी को कैसे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, कोसी नदी को एलिमिनेट करना था यहां से हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो सोन नदी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दक्षिण से आकर इस तरीके से मिलती है इसके अंदर में, ओके, सोन नदी। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। सोन नदी जो है ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे, इनमें से जो नदियां है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना, मतलब इनमें से बोला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, जो दक्षिण से मिलती है। एक ही तो नदी है जो बेचारी दक्षिण से आ रही है, बाकी सारी तो उत्तर से आ रही है उसके लिए, ओके। तो ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। 780 किलोमीटर की इसकी लगभग लेंथ है सोन नदी की। अच्छा, सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक का पठार जो माइकल हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। सोन नदी लोकेटेड है अमरकंटक का पठार, माइकल हिल्स में। सारी की सारी चीजें, सोन नदी के ऊपर में एक डैम बनाया गया, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहांद, तो रिहांद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी, इसमें रिहांद डैम बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, सोनभद्र जिले के अंदर में रिहांद डैम, ठीक है।
इसी को रिहान डैम को ही हम लोग जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, यूपी के अंदर में, सोनभद्र में। सोनभद्र, देखिए सोनभद्र जो है ना फ्रेंड्स, अपने आप में एक बड़ा ही बढ़िया सा जिला है सोनभद्र, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार सोनभद्र का जो यूपी का मैप डाल दिया जाए, सोनभद्र का, ठीक है। सोनभद्र ऐसा है कि 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यूपी का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। बिहार के साथ में कर रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में कर रहा है, झारखंड के साथ में और मध्य प्रदेश के साथ में भी। मतलब आपका कभी मन हो चलो बिहार घूम के आते, चलो बिहार की तरफ चले जाओ, लगे झारखंड जाना झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ जाना छत्तीसगढ़ चले जाओ, आपको लगे एमपी जाना एमपी चले जाओ। तो 4 जो है जगह से, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि आपके 4 भाई है, तो हो सकता है कि, या आपके 4 बेटे हुए, तो आपकी हो सकता है कि 4 अलग अलग राज्यों से आपकी बहू आए, ठीक है। आसपास में ही है यहाँ पर में, ठीक है। सोनभद्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। टीचिंग परीक्षा के यार टीम के लिए एक थम्स अप तो बनता है कि इतना स्पीड में मैंने बोला और 30 सेकंड के अंदर में मैप आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा के टीम, कंटेंट टीम के लिए, कंटेंट टीम और कंटेंट टीम के मैनेजर्स जो है यहाँ पर में, और जो सारे लोग देखते हैं, अभा मैम और शुभांगी मैम, इनके लिए यार एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताइए आपको। एसएससी जीडी के अंदर में ये भी देखिए उन्होंने फिर से डाल दिया, अबोर पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। अबोर पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है, अबोर पहाड़ियां। और मैं फिर से बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिहार पुलिस एसआई जो है, बिहार पुलिस जो एसआई है, बिहार पुलिस एसआई के एग्जाम के अंदर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का, तो इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एसआई के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा में, 499 रुपीज के अंदर में कोर्स अवेलेबल है, और वो भी पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए केवल, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हो उसमें। अबोर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोगों को मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अभी हमने देखा अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, मीरी और डाफला ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाउ अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, और आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन आया था 2004 में, 96 में, 2022 में। आप लोगों ने लेटेस्ट प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आंसर करना है, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आंसर करना है आप लोगों ने, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आंसर करना है अब, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन, तो उस समय जो थी स्थिति वो थी कि लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को। बट अब ये 2 एंग्लो इंडियन वाला बंद हो गया है, लोकसभा में 0 नॉमिनेट होते हैं और राज्यसभा में 12, ठीक है। तो लोकसभा में अब आंसर जो होगा फ्रेंड्स, अब आंसर आपका 0 और 12 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया जाता अब, पहले 2 एंग्लो इंडियन लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, बिना किसी चुनाव के उनको लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता था। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब होता था जिनकी मदर इंडियन है, ठीक है, और जिनके फादर अंग्रेज थे, तो उनके भारत में कई लंबे समय तक रहने की वजह से कुछ एंग्लो इंडियन लोग रह गए थे भारत में, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था ये, ठीक है। तो 0 और 12 हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। 104वें नंबर का जो संविधान संशोधन था उसके जरिए ये एंग्लो इंडियन वाली जो प्रथा थी उसको खत्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर मैं आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस, कोई है यहां पर में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आपको पता है फ्रेंड्स कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसको जो जनरल कैटेगरी का जो जनरल कैटेगरी की सीट थी उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। मतलब वो जनरल का ही पार्ट है, उसमें जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है 10% का, अलग से नहीं दिया गया है, जनरल कैटेगरी के अंदर में, जनरल के अंदर में 10% दिया गया है, ओके। चलिए तो कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद उसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो 103 नंबर का संविधान संशोधन, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस कौन से संविधान संशोधन से आया था, 103 नंबर का संविधान संशोधन था वो। कितने लोग चाहते हैं कि संविधान संशोधन आपको पढ़ा दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट वाले अगर आप चाहते हो पढ़ा दूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी के सभी लोग, ओके। तो 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर में जो आया था उसके जरिए हम लोगों ने 2 आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल नंबर 15 में सब क्लॉज 6 और आर्टिकल नंबर 16 में सब क्लॉज 6। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, आप लिख लीजिए इसको यहाँ पर में, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई कौन से नंबर के अनुच्छेद जोड़े गए। आपको ये पूछ सकते हैं ईडब्ल्यूएस को कौन से वाले संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कौन से साल में इसको जोड़ा गया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कितना % रिजर्वेशन दिया गया है, तो 10% का रिजर्वेशन दिया गया, अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कमेंट के अंदर में सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पेसा, पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत का
एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज जो थे वहां पर में पंचायती राज लागू नहीं था। 1996 में हमने पेसा एक्ट लेकर आया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब पंचायत को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना, ये अधिनियम पेसा अधिनियम बोलते हैं इसको। 1990 पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि कौन से साल में आया था पेसा अधिनियम। 1996 में आया था, सभी लोग लिखेंगे सबसे पहले ये पॉइंट लिखो आप लोग। 1996 के अंदर में आया था पेसा अधिनियम, कौन से साल में आया था? 1996 में। हर एक बच्चा लिखेगा जल्दी से, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से बोला जा रहा है कि कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर लाया गया था कि भाई चलो अब हम इसको कर लेते हैं करके, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज कब आया था? पंचायती राज आया था 1992 में, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके 4 साल बाद तक भी अनुसूचित जाति जो थी वहां पर में, अनुसूचित जो क्षेत्र थे वहां पर में नहीं लाया गया। तो अनुसूचित जो क्षेत्र है, ठीक है, 5वीं अनुसूची में 10 राज्य ऐसे, वहां पर में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर में इसका एक्सटेंशन किया गया है भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो भूरिया कमेटी जो थी, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया जो थे वो इसके चेयरमैन थे। 1995 में कमेटी बनाई गई थी, 1996 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसके आधार पर पेसा एक्ट लाया गया। तो दिलीप सिंह भूरिया, इनकी कमेटी के आधार पर, भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर पेसा अधिनियम आया था। सिंपल सी बात है, पेसा का मतलब है पंचायती राज का एक्सटेंशन करना। कहां पर में? शेड्यूल्ड एरियाज में, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी पंचायती वाले इसमें लेकर आना। उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान, कुछ छूट वगैरह दी गई है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था ये 96 में। सुभाष सिंह ठाकुर बोले केवल मेरा सही हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग जो है वो भी ट्राई करते रहिए, ओके। कौन कौन से राज्य है? 10 राज्य जहां पर में आया था पेसा, ठीक है। पेसा कौन कौन से राज्यों में लागू है, यहां पर में आप लोग समझिए, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची जो 5th नंबर का शेड्यूल है हमारे भारत के संविधान का, उसमें 10 राज्यों की सूची दी गई है जहां पर में जनजाति लोग रहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वालों को छोड़ दो, उधर का नहीं गिनना है, ठीक है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। क्या 5वीं अनुसूची के अंदर में बिहार आता है या नहीं आता है? हाँ या ना? आता है या नहीं आता है? एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। 2500 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते हो कर देंगे। और एईडीओ के कोर्स में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाएंगे आप सभी लोग। और आपको हाँ एक चीज बता दूं, एआई का आपका सेमिनार होने वाला है 30 सितंबर को, ठीक है। तो डेट पास आती जा रही है, जो लोग नहीं जुड़े वो एआई वाले इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो बिहार इसके अंदर में नहीं आता है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकता है आपका। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन इसके अंदर में कि कौन सा राज्य जो है वो 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या आप लोगों के लिए लिख दूं? चलिए, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश आता है आपका, ठीक है। राजस्थान आता है, ठीक है। महाराष्ट्र आता है, ठीक है। गुजरात आता है, यहाँ पर में आप लोग यहाँ पर में ले लेंगे, इधर साइड से इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तेलंगाना आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। झारखंड आता है इसके अंदर में, ठीक है। और एक आता है आप लोगों का, जल्दी से बताइए, उड़ीसा, जो इधर में लोकेटेड है, ठीक है, कोने में, इधर साइड के अंदर में उड़ीसा। इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये जो राज्य है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे राज्य है जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सॉरी, 5वीं अनुसूची के अंदर में आने वाले 10 राज्य, 5th नंबर की 5वीं अनुसूची में, 5th अनुसूची के अंदर में आने वाले, ठीक है, 10 राज्य, ठीक है, 10 राज्य। क्वेश्चन अभी बना देंगे हम, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं चलिए एक और बड़े क्वेश्चन पे। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए, भारत की 9 उद्घाटित जो संसद है उसमें सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? कुल सीटें मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा की बात हो रही है यहां पर में, लोकसभा प्लस राज्यसभा की। 888, ठीक है, 272 या फिर 326, या इनमें से कोई नहीं? अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर में जो है ना ये है 888 सीट्स, ठीक है। और जो राज्यसभा है उसके लिए 384 सीट्स है, 384। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आता है, इनको प्लस कर लेंगे अगर आप, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा। अगर अलग अलग पूछ ले तो भी आंसर आप लोगों को बताना पड़ सकता है, तो प्लीज अलग अलग के हिसाब से भी आंसर आप लोग लगा दीजिए। अगर अलग अलग पूछ लिया जाए तो आंसर क्या लगाओगे वो भी आप लोग बता देंगे प्लीज, ठीक है। तो लोकसभा में 888, ठीक है,
384, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर में 12 हो जाएगा, यहाँ पर में 7 और 1, 4 और 2 12, ठीक है 1272 बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिहार प्राइमरी टीचर के अंदर में 24 अगस्त 2023 को आया हुआ क्वेश्चन, और ये कभी भी रिपीट हो सकता है। मैंने पूरा का पूरा नया संसद भवन आपको पढ़ाया है। टीचिंग परीक्षा का ही एक और चैनल है सक्सेस परीक्षा, उसके ऊपर में कितने लोगों ने देखा है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे। सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर मैं सारी चीजें आपको बताई है मैंने। ओके, इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? बिमल पटेल। ठीक है, तो बिमल पटेल जो है इसके क्या है, चीफ आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। इन्होंने इसको डिजाइन किया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, न्यू पार्लियामेंट की ओपनिंग के ऊपर में एक सिक्का जारी किया गया है, स्पेशल सिक्का। ठीक है, जो जारी किया गया था वो कितने रुपए का सिक्का था? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, आप दुकान में जाके 75 रुपए का वो सिक्का चला नहीं सकते। एक कॉमेमोरेटिव सिक्का या फिर एक जस्ट आप बोल सकते हो कि सूचक सिक्का होता है वो, बस उसके खुशी में जारी किया गया था 75 रुपए का। तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? ठीक है, 75 रुपए का। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट है आपकी। अच्छा, कौन सी कंपनी थी जिसने इसको कंप्लीट किया? टीसीएस ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, टीसीएस ने। ओके, मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, बट ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहे उतना ज्यादा मैं बताऊं, तो जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं डिटेल में जा सकता हूं इसके आपके। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते थे कि लोकसभा की थीम क्या है? पिकॉक है, नेशनल बर्ड जो है हमारी। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसकी थीम है लोटस, कमल। तो लोकसभा की थीम पिकॉक है, ठीक है, मोर, और राज्यसभा की थीम लोटस है। और ये जो ये दिया गया है, ये डंडा, ये क्या ये डंडा क्या है? ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये डंडा क्या है चीज है? इसको सेंगोल बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सेंगोल। ये सेंगोल चोला वंश के समय का प्रतीक है। चोला, चोला राजवंश जो है उसका प्रतीक है। जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता था तो वो सिंगोल दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो सेंगोल है ये सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, और न्याय का, जस्टिस का और प्रशासन का प्रतीक है, इसलिए दिया गया है ये। ठीक है, ये जो सिंगल है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये डंडा प्रतीक के रूप में बस। और ये लोकसभा में कहा लगाया गया है? ये लोकसभा में जो लोकसभा के जो सभापति है उनके साइड में लगाया गया है, लोकसभा स्पीकर के बाजू में। 5वीं अनुसूची वाले राज्य जिनमें, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 का प्रावधान किया गया है, उसमें कितने राज्य आते हैं? यूपी ट्रिपल एससी जूनियर टीचिंग परीक्षा की जो कंटेंट टीम है ना भाई, गजब है। मतलब इतना फास्ट जो काम, मैं आपको बता दूं, जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसके लिए टेस्ट भी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने इस सेशन के बाद में। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए, टेस्ट भी देना है आप लोगों ने। ओके, तो 10 राज्य है, 10 राज्यों के नाम तक आप लोग बता सकते हो, इतना अच्छे से हम लोगों ने कर दिया है इसको। ठीक है, चलिए, पेसा एक्ट कौन से साल में आया था? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मुझे। पेसा एक्ट लिखिए और उसका साल लिखिए जल्दी से कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा पेसा एक्ट और उसका नाम लिखेंगे आप सभी के सभी लोग। नाउ, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? पुराना संसद भवन, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। ये उम्र भर के लिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। बताइए, पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है? अब हाँ, 1996 में पेसा एक्ट आया था, पुराने संसद भवन का नाम, ठीक है, संविधान सदन कर दिया गया, संविधान सदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग फ्रेंड्स, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, ये 18 अक्टूबर 2023 को। अब आपको ये नहीं समझना है कि ये पुराना करंट अफेयर है, नहीं, ये अभी करंट में चल रहा है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 को जो द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत के राष्ट्रपति है, उन्होंने बिहार की चौथी एग्रीकल्चरल रोड मैप, उसका इनॉग्रेशन किया, उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 2023 में। आपको बताना है कि वो कब से कब तक का है। जो चौथा जो अभी कृषि रोड मैप चौथे नंबर का लॉन्च किया गया है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। पहला 2008 से 12 तक चला था, फिर दूसरे नंबर का 2012 से 17 तक, ठीक है, फिर 17 से 22 तक, और अभी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक साल की, उसको जो तीसरा वाला था उसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 2023 से 28 तक के लिए किया गया है। 2023 से 28 का, भाई 2023 से 28 ये आपका, तो 2023 तीसरे नंबर का एग्रीकल्चरल रोड मैप जो था उसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, मतलब वो 5 साल के बदले में 6 साल का हो गया था। ठीक है,
ये याद रखना है। तो 2023 से 28 तक चल रहा है। कौन से नंबर का एग्रीकल्चरल रोड मैप है, जल्दी से आप लोग लिखेंगे कौन से नंबर का है। ठीक है, कौन से नंबर का है ये कृषि रोड मैप, और कब से कब तक का है, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा। और मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि अगर हम 5000 लाइव हो जाते हैं यहाँ पर में, तो मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कल रीड्स भी करवा दूंगा। अगर हम जोर लगा के हाइशा बोल के हर एक बच्चा एक एक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ठीक है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे। और सेशन को लाइक जरूर करते रहिए आप सभी के सभी लोग। ओके, तो जल्दी से शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग। तो 2023 से 28 तक का। ओके, चौथे नंबर की है, गुड, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये याद रखना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये वाला ही पूछ लेगा आप लोगों से कि कौन से नंबर का है, या फिर आपसे बोलेगा कि कब से कब तक का है, ये भी पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनर। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में पारित, ठीक है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के बारे में बात करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये है राज्य की विधानमंडल, उन्होंने कोई एक बिल जो है वो पास किया, एक बिल था उसको पास कर दिया। अब ये बिल कानून तभी बनेगा जब गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन गवर्नर साहब बोलते हैं कि नहीं, ये बिल को मैं अपने पास ना रखते हुए राष्ट्रपति को भेजूंगा, राष्ट्रपति को भेजूंगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर में फैसला लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे, मतलब अदरवाइज वो क्या कर सकते थे, यही से उसको पास कर सकते थे, बट राष्ट्रपति को भेज दिया। अगर वो खुद से पास कर देते तो आर्टिकल नंबर 200 के तहत हो जाता, बट वो राष्ट्रपति को भेज रहे तो ये आर्टिकल नंबर 201 है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग कि अगर वो खुद से पास करना है तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत। सिंपल सा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारे गवर्नर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या ही बताओ यार, भारत के अंदर मेरा तो ये मानना है कि गवर्नर वाली पद का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 201 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखने वाली बात इसमें की गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2-3 आर्टिकल्स और बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिए आप लोग। मैं पेड क्लास में सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूँ, एक सीरीज जब हमारी जिले वाली खत्म हो जाएगी ना, तो मैं एक आर्टिकल वाली सीरीज भी स्टार्ट करूंगा पेड क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। देखो आर्टिकल नंबर 200 क्या बोलता है कि अगर बिल पास हुआ तो गवर्नर क्या करेगा, चुपचाप से अपना एसेंट दे देगा। एसेंट मतलब अपनी मंजूरी दे देगा कि ठीक है भाई, अपन क्या, अपन को तो रबर स्टैंप है, अपन अपने को तो सिर्फ मंजूरी देनी है, कुछ कर तो सकते नहीं, एक बार सिर्फ रिवीजन के लिए वापस से भेज सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 201 में उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि भाई जो स्टेट के द्वारा पारित किया गया कोई बिल है, उसको राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है वो 201 के तहत। ठीक है, कितने लोगों का ये मानना है, अगर जो समझदार जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं तो बताना। ठीक है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक सेरिमोनियल पोस्ट है, एक तरीके से सेरिमोनियल पोस्ट, मतलब कि बस नाम मात्र की पोस्ट है, बहुत ज्यादा ऐसा तो उनका काम नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा खर्च होता है एक तो उनके ऊपर में, उनके रख रखाव के अंदर में, मस्त है कि महल जैसे घर में रहते हैं, उनके पीछे इतना पुलिस बल रहता है, आम जनता यहाँ पर में गोलीबारी में मारी जा रही है, घर से बच्चा निकल रहा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं होता है लोगों को, और वहां पर में उनकी सुरक्षा में इतने लोग लग जाते हैं, तो और वहां कटौती भी नहीं होती उनके रख रखाव में और इन सारी चीजों के अंदर में, उनके ऐशो आराम, मतलब कि भाई जिंदगी ऐसी मस्त वाली जीते हैं ये गवर्नर और राष्ट्रपति। अब बात यहां पर में ये आती है कि कितने लोगों को लगता है कि वो दुरुपयोग हो रहा है करके, उस वो पैसा शायद से एक स्कूल, शायद 10 स्कूल उससे चलाई जा सकती है हाई क्वालिटी की, इतना पैसा खर्च होता है, 10 हाई क्वालिटी स्कूल खोली जा सकती है उससे। ठीक है, अगर अगर आधा भी कर दिया जाए उसका खर्च, तो एटलीस्ट 5 स्कूल खोली जा सकती है, 100 बच्चों के हिसाब से वहां पर में 500 बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 500 बच्चे पढ़ सकते हैं, और उस मतलब वो 500 लोग एक गवर्नर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा अच्छा हमारे लिए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आउटपुट हमारे देश के लिए। देखिए, गवर्नर शॉल डिक्लेयर दैट द रिजर्व, यहां पर मैं 2 पॉइंट दिए, आपको बताना कौन सा सही है। गवर्नर शॉल डिक्लेयर दैट ही रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 200 में दिया है। प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस, 201 में दिया हुआ है। बताइए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आर्टिकल नंबर 200 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 200 सिंपल सा बोलता है कि गवर्नर खुद से बिल को या तो रिजेक्ट कर सकता है, या तो फिर क्या कर सकता है, वो भेज सकता है। इसके लिए आप लोगों के
रिकंसिडरेशन के लिए एक बार, मैंने आपको बताया ना कि वो रिवीजन के लिए भेज सकता है, लेकिन केवल एक ही बार भेज सकता है रिवीजन के लिए। ओके, तो ये रिवीजन के लिए भेजने वाली बात जो है वो एक ही बार हो सकती है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 200 में। लेकिन यहां पर मैं आर्टिकल नंबर 200 में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, उसमें कहीं पे भी नहीं बोला गया कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का रोल क्या होगा, उसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिया हुआ इस तरीके से। ओके, कहीं पे भी ये बारे में बात ही नहीं की गई है राष्ट्रपति के बारे में। तो अब यहां पर में सवाल ये उठता है आप लोगों का कि अगर राष्ट्रपति की बात यहां पर में नहीं की गई है तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये तो आप लोगों का पहला वाला तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। पहला वाला गलत है, क्यों गलत है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 201 के अंदर में एक बात बोली गई है कि राष्ट्रपति, कोई गवर्नर राष्ट्रपति को बिल भेज सकता है, ठीक है। लेकिन क्या, अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति को जब बिल भेजा गया तो राष्ट्रपति गवर्नर को ये ऑर्डर दे सकता है, क्या ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप जो है हाउस में वापस कर दो बिल को, ठीक है। तो कथन जो फ्रेंड्स आप लोगों का पहला वाला है वो असेंट कर सकता है, ठीक है, यहां पर में 201 के अंदर, 200 के अंदर में, ठीक है, अपना खुद का एसेंट दे सकता है, लेकिन 201 के तहत वो रिजर्व रख सकता है, ठीक है, आप लोगों का। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति केवल सहमति दे सकता है या असहमति दे सकता है, वो वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को सहमति देनी है या असहमति देनी है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता गवर्नर को कि भाई बिल को बोलो कि विधानसभा को वापस भेजे और विधानसभा फिर से सोचकर बताए हमको कि आपका क्या बोलना है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, गलत है, दोनों के दोनों, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? राष्ट्रपति के पास में जब भेजा जाएगा 201 के तहत, तो राष्ट्रपति के पास में दो ही ऑप्शंस है, या तो अपनी मंजूरी दे दो, ठीक है भाई बिल सही है पास कर दो, या तो बोले कि मैं पास नहीं करता करके, बस। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता गवर्नर को कि इस बिल को वापस से विधानसभा में भेजा जाए। ये वाली बात आपको समझनी वाली थी इसके अंदर में, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग ये चीज समझ चुके हो अच्छे से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं आप लोगों का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे भारत का संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ी गई थी, तो उसमें कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आप लोगों को पता है पूरी की पूरी प्रियम्बल है, उसमें 3 शब्द ऐसे जो बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, 3 शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए। एक है पंथ निरपेक्ष, ये हमने जोड़ा है बाद में, सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा है, समाजवादी, और इंटीग्रिटी ये शब्द हमने, अखंडता, बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, के जरिए। ये याद रखना है आप लोगों ने, 42वें संविधान संशोधन के जरिए हम लोगों ने जोड़ा है इसको। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ये ओरिजिनल 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल में मौजूद नहीं थे। तो आंसर क्या होगा आप लोग बता दो मुझे। मैंने आपको बता दिया, सोशलिस्ट कौन से 3 शब्द थे जो बाद में जोड़े गए, एक ही बार प्रियम्बल में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के जरिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी ये बता देंगे आप लोग। और एक और चीज आप मुझे ये बताइए कि उस समय में 42वें संविधान संशोधन के समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये आप लोगों को बताना है। 2800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि अभी भी अगर सारे लोग एक साथ जोर लगा के सेशन को शेयर कर देंगे तो हम लोग जो है हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय में राष्ट्रपति कौन थे ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जिस समय में ये पास हुआ, क्योंकि इमरजेंसी का समय था, ठीक है। तो इमरजेंसी के समय में हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। इमरजेंसी के समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आप लोगों ने याद रखना एक ही समय थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, सिंपल सी बात है, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। अब देखो मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, एक क्वेश्चन लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे ही 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब लगा दीजिएगा, ठीक है, कि इमरजेंसी जब लगी थी हमारे भारत के अंदर में, इमरजेंसी, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। एक क्वेश्चन दुनिया जैसे जो पीवाईक्यू हमारे पास में जो है फ्रेंड्स, करीब करीब 30 लाख पीवाईक्यूज जो है उसका भंडार है हमारे पास टीचिंग परीक्षा के पास में,
ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग इतना इन डिटेल वो सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी दिखा देंगे आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में आपको बताना है कि आफ्टर द अमेंडमेंट, मतलब कि संविधान संशोधन हो चुका था 42वां, उसके बाद में, ठीक है, प्रिएम्बल में जो शब्द दिए गए हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो आपको उसके लिए प्रिएम्बल याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आप में से कितने लोगों को प्रिएम्बल याद है? प्रिएम्बल अगर याद है आप लोगों को तो आप लोग इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, तो प्रिएम्बल के अंदर में बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। समाजवादी शब्द पहले आया है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बाद में आया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में आया हुआ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, हम लोग लोकतंत्रात्मक बनाएंगे और गणतंत्र बनाएंगे। ठीक है, 3 4। लेकिन ये जो सोवरेन शब्द है, अब इसका क्या? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये सोवरेन शब्द कहां पर में दिया हुआ है? ठीक है, तो जो सार्वभौमिक है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हिंदी में जो प्रभुत्व संपन्न दिया गया है उसी को हिंदी में प्रभुत्व संपन्न और सार्वभौमिक दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो ये शब्द पहले आता है, हम भारत, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अभी प्रिएम्बल दिखाऊंगा भी आपको, कि सोवरेन शब्द को सार्वभौमिक, और जो ओरिजिनल हमारी जो हमारी प्रिएम्बल है उसमें इसका जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो प्रभुत्व संपन्न दिया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोला गया है उसको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए ये सारी चीजें क्या, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, यहाँ पर में जो सोवरेन लिखा है ना उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर में क्या दिया हुआ है, ये ओरिजिनल प्रिएम्बल है। ठीक है, यहाँ पर में प्रभुत्व संपन्न दिया गया है, इसी को आप सार्वभौमिक भी बोलते हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हम खुद मुख्तार है, हमारे देश के ऊपर में ना चाइना कोई प्रतिबंध कुछ लगा सकता है इंटरनल मामलों में हमारे, ना कोई और लगा सकता है, अमेरिका लगा सकता है। हम पूरी तरह से आजाद है, सोवरेन है, इसका मतलब होता है संपूर्ण रूप से। ठीक है, सब संपूर्ण रूप से हम लोग क्या है, आजाद है। फिर उसके बाद में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष को कई बार धर्म निरपेक्ष भी लिख दिया जाता है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का पहले आना चाहिए था सार्वभौमिक, इसलिए मैंने आपको लास्ट में बताया इसको, क्योंकि सोवरेन शब्द को ही प्रभुत्व संपन्न भी लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब करो इसका आंसर आप लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक भी बोल सकते हैं उसको, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक है, गणराज्य बनाएंगे। आंसर अब करो आप लोग, अब करो आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से। प्रिएम्बल याद होनी चाहिए। प्रिएम्बल कितने लोग चाहते हैं कि प्रिएम्बल मिल जाए आप लोगों को? ठीक है, टीम प्लीज प्रिएम्बल डाल दीजिएगा ताकि टीम जो है उसको बार बार याद रख सके। 3000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, अब हम वो क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो हम दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने 3000 प्लस लाइक कर दिए, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक किया हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। तो ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रिएम्बल याद होनी चाहिए हर एक बच्चे को। एक आध दिन आप लोगों की ऐसी टेस्ट लूंगा मैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रिएम्बल लिखने बोलूंगा। कितने लोग चाहते हैं, पेड स्टूडेंट जितने भी है वो बता दीजिए, चाहे किसी भी कोर्स में हो, टीचिंग परीक्षा के, चाहे एसआई के कोर्स में हो, चाहे एडीओ के, चाहे टीआरई 4 के या DSSB KVS किसी भी कोर्स में, आपको प्रिएम्बल लिखने की एक टेस्ट दूंगा मैं। चाहते हो आप लोग? आप लोगों से लिखवाओ मैं प्रिएम्बल। चलिए एक डेट डिसाइड करते हो और उस दिन तक आप प्रिएम्बल करिए। अगले 10 दिन के अंदर में एक प्रिएम्बल लिखने की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाली टेस्ट आप लोगों के लिए उसका इंतजाम करते हैं अपन। लिखने के लिए बोलूंगा आप लोगों को, लिखो करके, चलो मजा आएगा उसके अंदर में भी, ये भी होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर मैं बताइए, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो बच्चों जैसा आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा मेरे को ना अभी, कि चलो प्रिएम्बल बोलो बच्चों। और मेरे को तो, मैं आप लोगों को बच्चे ही समझता हूँ वैसे भी। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां 2 चोटी डाल के बैठी हुई है, लड़के हाफ पैंट में बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तब मेरे को मजा आता है पढ़ाने में आप लोगों को। ठीक है, और मैं ऐसे ही सोच के पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे मेरे, ठीक है, और ये बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे को इनको पढ़ाना है। ठीक है, और ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको छोटे छोटे बच्चों के तरह से, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके इसको। तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति थे आपातकाल के दौरान। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में एक चीज आप लोगों को बताऊं, पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। हमारे भारत में 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है,
भारत के तीसरे राष्ट्रपति, और एक है फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका निधन हुआ। जल्दी से दोनों के नाम लिख दो। डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर थे, भारत के राष्ट्रपति थे और उनका निधन हुआ पद पर रहते हुए, और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, वो भी भारत के, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति। वैसे 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला दिया जाए तो, लेकिन उनमें से 2 का निधन हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसा धक धक होता होगा ना यहाँ पर में, ठीक है, जब वो राष्ट्रपति थे, यार 2 का हुआ है, अब मेरा भी, अब पता नहीं क्या पता, शायद होता भी हो धक धक, ठीक है। या फिर वो उन्होंने बोला होगा जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो डायलॉग था ना, मौत को छू के टक्क से वापस आया हो। चलिए कोई नहीं, मजाक की बात थी ये तो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब भाई फिर से ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, प्रस्तावना में नहीं है। अब भारत की प्रस्तावना याद होनी चाहिए आपको। आज में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो जिला है उसके अंदर में जो 38 जिले हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें से एक और जिला आप लोगों को कराने वाला हूँ। पटना में करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, नालंदा में आप लोगों को करवा चुका हूँ। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पटना और नालंदा को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों की रिवीजन टेस्ट लेने वाला हूँ। इसके अंदर में रिवीजन टेस्ट, हर 2 जिले के बाद में मैं आपको रिवीजन टेस्ट भी लूंगा। आज मैं रिवीजन लूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो पढ़कर आना है सभी लोगों ने। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, टेस्ट आपको दी गई है, पढ़कर आएंगे सारे के सारे लोग। ओके, तो फेडरल कहीं पे भी नहीं दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक एक ही बात है, ठीक है, डेमोक्रेटिक बनाएंगे ना हम लोग, संप्रभु बनाएंगे, सार्वभौमिक संप्रभु। फेडरल स्ट्रक्चर कहीं पे फेडरल नहीं बोला है हमारे भारत में, फेडरल नहीं बोला है, संघीय देश बनाएंगे ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता ही आता है, हर तीसरी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको प्लीज याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये यूपी टेट के एग्जाम के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, जो है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर में आया हुआ है, बिहार के अंदर में आया हुआ है, हर एग्जाम के अंदर में आया हुआ है क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। कनक कृति बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल टीम। चलिए जी बिल्कुल कनक कृति जी, ये आपका बड़प्पन है और ये आपके संस्कार है कि टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम को आप थैंक यू बोल रहे हो, और ये सच में डिजर्व करते हैं, रात रात भर मेहनत करने वाले लोग, ठीक है, पूरे के पूरे लोग हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जो कंटेंट मैनेजर है वो इस मैसेज को अपनी टीम तक भी जरूर पहुंचाए कि बच्चे जो है इतना ज्यादा प्यार करते हैं कंटेंट टीम से। आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक थम्स अप और दे दीजिएगा इनको, क्योंकि मेहनत बहुत कर रही है टीम आप लोगों के लिए। नाउ मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है ये बताएंगे आप लोग। मिड डे मील स्कीम का नया नाम, देखिए मिड डे मील पहले कहा जाता था इसको, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। 2021-22 से 2025-26 तक इसका जो नाम है वो क्या रहेगा, पीएम पोषण स्कीम रहेगा इसका नाम, ठीक है, पीएम पोषण स्कीम। तो देखिए मिड डे मील के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। मिड डे मील, ठीक है, मध्याह्न भोजन जो है, इसको चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लिखेंगे, एक एक बच्चा यहाँ पर मैं कमेंट में लिखना चाहिए, ठीक है। मिड डे मील को चालू करने वाला फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट था तमिलनाडु। हर कोई बच्चा लिखेगा जल्दी से। कब स्टार्ट किया था इसने मिड डे मील को, 95 के अंदर में उसने पहले स्टार्ट किया था भारत के अंदर में, फिर और इसको स्टार्ट किया गया पूरे भारत के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में पूरे भारत के अंदर में चालू किया गया इसको। इसको मिड डे मील ही बोला जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद में इसको जो है फ्रेंड्स अब मिड डे मील से नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम पोषण स्कीम नाम कर दिया गया, पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण स्कीम इसका नाम कर दिया गया है। और ये कब से कब तक चलेगा, 2021-22 से लेकर 2000, ठीक है, 25-26 तक इसका वो रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। 2021-22 से 2025-26 तक का जो है इसको पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाएगा, पोषण स्कीम, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, इसको पोषण पीएम पोषण बोलते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका पूरा नाम है। वो पोषण शक्ति निर्माण से वो पोषण कर दिया उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म उसका, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके चलिए, रैंक बूस्टर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर में, तो बिल्कुल आप लोग जो है फ्रेंड्स रैंक बूस्टर क्लास जो है, जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों की रैंक बूस्टर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अंदर में भी आप लोग जो है बिल्कुल जा सकते हैं रैंक बूस्टर क्लास के अंदर में। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में 96978888
444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर 7611101101 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। बिहार पुलिस एसआई के लिए आप लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, केवल 499 रुपीज में ये केवल पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा एईडीओ का जो कोर्स है उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। बीपीएससी टीआरई 4 की न्यू बैच लॉन्च हुई है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। और आज मैं आपको 38 जिले करवाने वाला हूं, वो सारी चीजों के अंदर में भी आप लोग जुड़कर अपने आपको जो है ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा के कोर्स में कैसे जुड़ना है, आप लोग किस तरीके से आसानी से जुड़ सकते हो, वो अभी आपको एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप अच्छे से, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आसान तरीके से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर में से अभी आपको एक वीडियो देखेगा, वो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि मैं रीट वाली क्लास आप लोगों के लिए करवा दूं, पांचों के पांचों रीट आपको याद करवा दूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं, बीपीएससी टीआरई DSSB सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी एईडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।